वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने कल जो है लेक्चर इससे पहले वाला था कैरा का स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। आज हम उसके रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि फ्रैगमेंटेशन लिखना चाहिए, लेकिन फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर एक दूसरी जो फैक्ट है वो ये है कि कोई भी स्पोर नहीं बनता है, कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनता है। तो अब यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर कुछ लेटरल अपेंडेज टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं लोअर नोड्स पर, जो जब डिटैच हो जाते हैं तो फिर से वो एक नए थैलस में बन जाते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स इस प्रकार से एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है ओल्डर नोड्स पर, और उन नोड्स पर भी इस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें एमाइलम स्टार्च होता है। तो ये भी नोड और इंटरनोड पर डिविजिबल होते हैं। तो इस प्रकार से स्टार लाइक स्ट्रक्चर नोड्स पर बनते हैं। तो इनमें स्टार्च जो है वो एमाइलम स्टार्च स्टोर रहता है, और ये जब डिटैच हो जाते हैं तो इतने एपाइसिस से अपना एक नया थैलस बना लेते हैं, यानी इसमें से 5 थैलस बने। नंबर बी है बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होता है, कुछ ट्यूबरस स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार से, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसमें राइजोइड्स वगैरह भी निकले होते हैं। और ये होता किस पर है, राइजोइड्स पर। तो जो राइजोइड्स है, फॉर एग्जांपल कैरा बाल्टिका, कभी कभी ये बेसल नोड या मेन एक्सिस पर भी हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये राइजोइड्स पर ही होते हैं। और ये दे आर लैडन विद स्टोर्ड रिजर्व फूड, और जब ये ग्रो करते हैं तो एक नया थैलस बना लेते हैं। ये देखिए एक सिंगल बॉडी के रूप में है, और जब ये सिंगल बॉडी छोटे छोटे सेल से बनती है तो उन्हें एमॉर्फस बल्बिल्स कहते हैं। वो ज्यादातर बेसल नोड्स पर वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स बेसल नोड्स पर जो पोर्शन है उन पर होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बनता है, जिनमें से अपने अलग अलग राइजोइड्स वगैरह भी निकलते हैं। ये जब डिटैच हो जाते हैं तो
डिटैच हो करके ये फिर से एक नया थैलस बनाते हैं। जो डी है प्रोटोनीमा। हालांकि प्रोटोनीमा एक ब्रायोफिटिक नॉमेनक्लेचर है, उसमें हम मॉसेस में इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रोटोनीमा बनता है। तो ये जो प्रोटोनीमा है ये ब्रायोफाइट से आया है, मगर यहाँ पर हम इस प्रोटोनीमा को सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, जो कि मान लीजिए ये एक बेसल नोड है जिसका इतना ही पोर्शन बचा हुआ है मड में, इतना ही पोर्शन बचा हुआ है। तो बेसल पोर्शन के हाइबरनेशन यानी अनफेवरेबल सीजन में कभी कभी इससे एक फिलामेंटस या एक फ्लैक्चुअस स्ट्रक्चर निकलता है जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है। ये प्रोटोनीमा कभी कभी प्राइमरी राइजॉइड से भी निकलते हैं। तो ये जो प्रोटोनीमा है ये बाद में ग्रो करके और एक थैलस बनाते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरा में होता है: माइलम स्टार्स, बल्बिल्स, एमॉर्फस बल्बिल्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। नाउ कम टुवर्ड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एडवांस टाइप का होता है। एडवांस टाइप को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? वोगैमस टाइप। इसमें जो सेक्स ऑर्गन है मेल को एंथ्रीडियम, वोगोनियम, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और जैसे कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मिलता है उस तरीके का मिलता है। तो इसलिए एंथ्रीडियम को हम यहाँ एंथ्रीडियम न कह के ग्लोब्यूल बोलते हैं और वोगोनियम को न्यूक्यूल बोलते हैं। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन हमेशा पेयर्स में मिलते हैं नोड पर। और कहाँ मिलते हैं? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइमरी लेटरल पर जो सेकेंडरी लेटरल लगे रहते हैं उनके एक्सिस में मिलते हैं। तो ये कहाँ मिला? प्राइमरी लेटरल पर। अगर हम इस तरीके से ये देखें, एक ये प्राइमरी लेटरल है जिस पर इस तरीके से, तो ये सेकेंडरी लेटरल है एक सेल के। तो इन पर जो है इस प्रकार से पेयर में मिलते हैं, लेकिन किस साइड में? वो साइड फेसिंग एक्सिस, यानी कौन सी साइड हो गई? एड एक्सियल, फेसिंग टुवर्ड्स एक्सिस। तो अब हम बात करें ग्लोब्यूल की। तो एंथ्रीडियम या
ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल क्या है? इट इज ए सर्कुलर हॉलो रेडिश ग्रे स्ट्रक्चर है which is found below the secondary lateral. सेकेंडरी लैटरल के नीचे। तो एक डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। ये एक सेकेंडरी लैटरल है, इसमें ग्लोब्यूल नीचे की तरफ गोल आकार में तो इस प्रकार ये एक ग्लोब्यूल है जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है और इस पर बहुत सारे मार्किंग्स हैं। तो मार्किंग्स की वजह से ये मल्टी सेलुलर दिखाई देता है। रेडिश कलर का होता है या ग्रेइश भी होता है कभी कभी, और हॉलो और सर्कुलर इन नेचर होता है। इसके बाद अगर हम उसकी बात करें न्यूक्यूल की, तो न्यूक्यूल भी एक इस प्रकार से प्राइमरी लैटरल के ऊपर की तरफ मिलता है। तो ये पोजीशन पेयर्स में होती है और हर प्राइमरी लैटरल के एक्सिस में ये दोनों मिलते हैं। तो इसे हम न्यूक्यूल बोलेंगे और इसे ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बताया जैसा कि ये एक सर्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से रेडिश होता है। डेवलप कहाँ से होता है? जो पेरिफेरल सेल है सेंट्रल सेल की, मान लीजिए ये सेंट्रल सेल है, उसकी जो पेरिफेरल सेल है ये डिवाइड करेगी एक और में, और इसका नीचे वाला हिस्सा एंथ्रीडियल इनिशियल में डेवलप हो जाएगा, और ये वाला फिर एक डिवाइड होगा और ये फिर से डिवाइड करके ओगोनियम इनिशियल और शीथ इनिशियल बनाती है। तो ये जो है ये बड़ा ये डिवाइड करके एक ओगोनियम बना लेता है और बाकी ये। तो जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि जो इनका इनिशियल सेल है वो सेम होता है, उसी से ही नीचे की तरफ पेडिसिल सेल और उसके चारों तरफ एक ग्लोब्यूल बनता है। ये बाद में इनमें लफजा, अभी में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसी की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये जो बाहर की वॉल है ये 8 सेल्स को मिला के बनती है। ये जो वॉल है 8 सेल्स की मिला के बनती है, लेकिन चूंकि मार्किंग होती है इस वजह से ये 8 सेल से ज्यादा सेल का बना हुआ महसूस होता है। जब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो एक इनवर्ड
कर्व्ड, यानी अंदर की तरफ कर्व एक प्लेट होती है जिसमें से बीच में से एक हैंडल नुमा स्ट्रक्चर लगा होता है। ये जो बीच वाला, ये जो कर्व्ड सेल है, इसकी संख्या 8 है, इसकी संख्या 8 है। इस तरीके से ये कर्व्ड प्लेट्स के रूप में होती है। इस पर बहुत सारी मार्किंग्स होती है। ये सेल क्या कहलाती है? शील्ड सेल। शील्ड सेल है, इनकी संख्या 8 होती है। कुछ ही ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें कि ये 4 ही होती है, मगर मेजॉरिटी 8 होती है। इनके बीच में एक हैंडल के जैसे मैनुब्रियम निकला रहता है जो सेंटर की तरफ मैनुब्रियम होता है जो सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, यानी इस गोले में सेंटर की तरफ वो मैनुब्रियम होगा, इस प्रकार से प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये मैनुब्रियम अपने एंड की तरफ कुछ सेल्स बनाता है जिन्हें प्राइमरी कैपिटुलम कहा जाता है या प्राइमरी कैपिटुला कहा जाता है। तो एक सेल क्या होगा? प्राइमरी कैपिटुलम। ये प्राइमरी कैपिटुलम फिर से डिवाइड करके 4 से 6 सेल बनाते हैं। ये जो सेकेंडरी सेल बनते हैं इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटुलम। कभी कभी टर्शरी और क्वार्टरनरी कैपिटुलम भी बनते हैं। इन प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम से इस प्रकार से फ्लैक्शुअस फिलामेंट निकलते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। ये हम सिर्फ एक में बनाए दे रहे हैं। और ये जो फिलामेंट है ये एक एक यूनिन्यूक्लिएट पोर्शन में डिवाइडेड रहता है, यानी इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस यूनिन्यूक्लिएट सेल। इन सेल्स की संख्या 5 से लेके 200 तक हो सकती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियल ब्रांच बोलते हैं या स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट बोलते हैं। ब्रांच के साथ फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सब में से निकला रहता है। ये फिलामेंट सब में से निकले रहेंगे और आपस में बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड होकर के एनास्टोमोसिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसा प्रत्येक शील्ड सेल के प्रत्येक मैनुब्रियम के साथ होता है। तो एंथ्रीडियल फिलामेंट हमें मिलता है। इस फिलामेंट में अगर
सेल्स की बात करें तो प्रत्येक सेल इस तरीके से एक स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर सेल होता है, जिसमें एक यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होता है। ये प्रोटोप्लाज्म मेटामॉर्फोज हो करके एक स्पर्मेटोजॉइड बनाता है। उसके लिए ये जो स्क्वायरिश प्रोटोप्लाज्म है ये एलिप्टिकल होने लगता है और एलिप्टिकल होने के बाद स्पाइरली ट्विस्ट करके एक स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है। एक स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है। अब इनके लिबरेशन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि लिबरेट कैसे होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक पोर बन जाता है जिससे ये बाहर लिबरेट होकर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा डिसोल्यूट हो जाता है और तब ये बाहर निकलता है। कुछ का मानना है कि इसके टेल पर कुछ प्रोटीन एंजाइम्स लगे रहते हैं, वो एंजाइम्स जाकर के इसे डिसॉल्व करते हैं, तब ये बाहर निकलता है। तो 3 अलग अलग थ्योरी है कि या तो इट एस्केप्स बाय मीन्स ऑफ ए पोर और द वॉल्स ब्रेक डाउन और द वॉल्स डिसॉल्व्स ड्यू टू एंजाइमिक रिएक्शन। तो ये बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनता है। एक स्पाइरल पोर्शन डेवलप होता है, जिसमें कि ऊपर वाला पोर्शन जो एपिकल पोर्शन है वो रोस्ट्रम कहलाता है। इस रोस्ट्रम में ठीक एपेक्स से पीछे की तरफ, एपेक्स से पीछे की तरफ दो फ्लैजिला लगे होते हैं। फिर ये जो फ्लैजिला है फिर ये जो फ्लैजिला के बाद जो बेसल सेकेंडरी पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन है वो मिडिल पोर्शन है एंड इट इज लार्जली मेड अप ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। और जो लास्ट का पोर्शन है ये न्यूक्लियर कम साइटोप्लाज्मिक होता है, जिस पर यहाँ पर कुछ पैलेट्स लगे होते हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। इस पूरे बॉडी पर स्केल्स लगे होते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है। और ये जो फ्लैजिला है इस पर भी स्केल्स होते हैं।
तो इस बॉडी पर पूरे पर स्केल्स होते हैं। इस प्रकार ये एक स्पिंडल या स्पाइरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 फ्लैजिलम पाए जाते हैं, लेकिन इसका फ्लैजिला दूसरे और फ्लैजिला से डिफरेंट इसलिए है कि इस फ्लैजिलम पर भी स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या होता है कि जब लिबरेशन होता है तो ये जो ग्लोब्यूल है ये ग्लोब्यूल जब डिस्पर्स होना होता है तो सूख जाता है और अपने अपने अलग 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 फॉल अपार्ट हो जाती है। जो शील्ड सेल है दैट फॉल अपार्ट सूखने के बाद उनके आपस का कनेक्शन खत्म हो जाता है एंड दे फॉल अपार्ट, जिससे कि ये जो पूरा इसका एंथ्रीडियल फिलामेंट का हिस्सा है वो एक्सपोज हो जाता है। जब वो एक्सपोज हो जाता है तब वो एनवायरनमेंट में थोड़ा सा सूखने लगता है और उसी के बाद स्पर्म्स का या स्पर्मेटोजॉइड का लिबरेशन होता है। नाउ कम टू द न्यूक्यूल। न्यूक्यूल या ओवोनियम। न्यूक्यूल के बारे में बात करें तो इसमें एक बेसल पेडिसिल सेल होता है जो एक स्टॉक सेल और एक सेंट्रल सेल बनाता है। एक स्टॉक सेल और एक सेंट्रल सेल। इसके ऊपर वाला ओवोनियम प्रॉपर होता है जो एक यूनिन्यूक्लिएट ओवम बनाता है। इसके बाद ये जो पेडिसिल सेल है ये अपने दोनों तरफ शीथ सेल बनाती है। शीथ सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। ये इन ट्यूब सेल की संख्या 5 होती है। ये क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से इन्वेलप करते हैं और इन्वेलप करते वक्त ये उसके चारों तरफ स्पाइरली वाउंड हो जाते हैं, बाइंड अप हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इस तरीके से ओवम के चारों तरफ एक शीथ बन जाती है जो मल्टी टायर की लगती है। यानी लगता है कि बहुत सारे सेल की बनी है लेकिन वो होती 5 सेल की है। जो ट्यूब सेल है, यानी मान लीजिए ये एक ट्यूब सेल है जो इलोंगेट होगी तो वो अपने ऊपर एक और छोटी सेल काटती जिसे कोरोनल सेल बोलते हैं, ये वाली। तो ये जब वाइंड अप हो जाता है तो जो कोरोनल सेल है वो आकर के इस प्रकार लग जाती है और उनको हम गिन सकते हैं क्योंकि उन टिप दिखाई देती रहती है तो उनकी संख्या होती है 5। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी न्यूक्यूल का टीएस काटते हैं तो बीच में एक ओवम हमको दिखाई देता है और किनारे की तरफ
किनारे की तरफ हमको बहुत सारे सेल दिखाई देते हैं जो बेसिकली ट्यूब सेल के ही हिस्से हैं, यानी दिखने में तो बहुत सारे सेल के बने हुए हैं लेकिन ये ट्यूब सेल के ही हिस्से हैं। और यहाँ पर फिर से कोरोना होता है, ठीक है। तो ये एलएस है जो ओवम को दिखा रहा है, ये ओवम है और ये दोनों ट्यूब सेल है जो एनवेलप का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये मेजॉरिटी जो कैरा की जो है वो ज़्यादातर मोनोइशियस होती है, स्पीशीज मोनोइशियस स्पीशीज होती है, और मोनोइशियस होने का मतलब है होमोथैलिक होती है, यानी हमेशा हमको सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर मिलेंगे। तो जब मैच्योर हो जाता है, जिसमें कि अगर मोनोइशियस है तो नॉर्मली प्रोटेंड्रस होता है, यानी ग्लोब्यूल पहले मैच्योर होगा, लेकिन जब न्यूक्यूल मैच्योर हो जाता है तो ये अनट्विस्टिंग होती है। अनट्विस्टिंग होने की वजह से, जैसे कि टाइट है, आपने एक तरफ क्लॉकवाइज उस पर लिपटा हुआ है बिल्कुल टाइटली, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगी तो इनमें गैप बन जाता है। इस तरीके से जो आवरण है उसमें इस तरीके से स्लिट बन जाती है, ये स्लिट है। उन स्लिट से ही एंथ्रोजॉयड प्रवेश करता है और यहां पहुंच करके इसे जाइगोट बना देता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि अब ये जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड है, ये बाहर का जो पोर्शन है जो ट्यूब सेल का, इस पर जो है ये बाहर का पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो इधर वाली सेल है, जो मेम्ब्रेन है, ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है जो इस पर ओवम के चारों तरफ लिपटी हुई है, ये परसिस्ट करती है और कभी कभी इस पर कैल्शियम कार्बोनेट भी जमा हो जाता है। इस अवस्था में जबकि बाहर की आधी वॉल खत्म हो गई सेल की, ट्यूब की, केवल अंदर वाली इन्वेस्टिंग लेयर की तरह बची है और वो गोनियम के अंदर इस प्रकार से एक जाइगोट बनके तैयार है, तो ये गिर जाता है प्लांट से निकल करके मड में। और जब अनफेवरेबल सीजन खत्म होता है, फेवरेबल सीजन आता है, तो ये फिर से बाहर वाली जो इंक्रस्टेड लेयर थी कैल्शियम की, वो भी डिसॉल्व आउट हो जाती है और ये दो बार सक्सेसिव डिवीजन करता है, यानी इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होता है तो दो सेल बनते हैं, सेल वॉल भी बन जाती है, तो दो सेल बनते हैं। ऊपर वाली सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है, नीचे वाली सेल ट्राई न्यूक्लिएट होती है, क्योंकि आप जानते हैं रिडक्शन डिवीजन में चार न्यूक्लियाई बनेंगे। एक ऊपर चला जाता है, वो एक यूनिन्यूक्लिएट सेल का, एपिकल सेल का निर्माण करता है और ये ट्राई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। इसमें से ऊपर वाली सेल अब डिवाइड करती है और डिवाइड करके यहाँ पर दो इनिशियल बनाती है। दो इनिशियल में नीचे वाली क्या कहलाती है? राइजॉइडल सेल, और ऊपर वाली प्रोटोनीमल इनिशियल कहलाती है। यानी बिल्कुल साफ है
कि ये अब राइजॉइड्स बनाएगा और वो वाला प्रोटोनीमा बनाएगा। तो प्रोटोनीमा बन जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इस ब्रांच स्ट्रक्चर में भी नोड और इंटरनोड्स होते हैं और ये राइजॉइडल सेल इसे राइजॉइड्स में के मतलब इसे अटैच कर देता है। इसके बाद इसमें से कहीं से भी नोड जो है फिर से एक एक्सिस बनाती है और वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होके एक नया थैलस बना लेता है। कुछ लोग का मानना है कि चूंकि ये रिडक्शन डिवीजन है इसलिए कैरा एक हैप्लॉइड जनरेशन है, मगर कुछ का मानना है कि नहीं, यहाँ रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है तो इस प्रकार से डिप्लॉयड है, लेकिन हम उसे हैप्लॉइड ही मानेंगे। तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है हैप्लॉन्टिक टाइप की है, हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड, और जो डिप्लॉयड स्टेज है इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू जाइगोट। तो यहाँ इस जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो स्पोरोफिटिक फेज है वो केवल जाइगोट द्वारा ही प्रदर्शित होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ कैरा। थैंक यू।